तो ये तो फाइल का और एक्सटेंशन का खेल हो गया। हम .html फाइल्स बनाएंगे और उसे ब्राउज़र में चलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मेरे पास ये ब्राउज़र खुला हुआ है और यहाँ ये अकील अहमद लिखा हुआ है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? ये चेंज किया, फाइल को मैंने Ctrl S से सेव कर दिया। उसको या तो दोबारा खोल लूँगे या फिर उसी जगह जाके रिफ़्रेश, जानते हैं ना सब? पहले सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब टेक्स्ट के साथ कुछ कोड भी लिखा हुआ है। ये तरीका है ब्राउज़र को बताने का कि जहाँ पे आप अकील अहमद लिखेंगे उसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने का कोड, HTML का कोड। H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग। इसको आप 2 कर देंगे तो इससे छोटी हेडिंग, 3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, कहाँ तक जाता है ये? हाँ शाबाश, 6 तक जाता है। मैं इसको 3 कर दूँ, Ctrl S, रिफ़्रेश, छोटा हो गया। सिक्स किया, रिफ़्रेश किया। मैं अगर इसको 7 कर दूं तो क्या होगा जी? क्या रिज़ल्ट क्या आएगा? ये तो बड़ा हो गया। हाँ, ये हेडिंग नहीं रही, ये टेक्स्ट हो गया। और ब्राउज़र टेक्स्ट को जितना बड़ा दिखाता है उतना बड़ा उसने दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक लेसन ये है कि आप जब भी वेब पेजेस बनाएंगे या रियल वेबसाइट्स बनाएं तो ऐसा हो सकता है कि मैं कोड में हेडिंग ना लूँ। H1 जितनी बड़ी हेडिंग दिखाता है उतनी बड़ी हेडिंग में H1 टैग लिए बगैर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि स्टाइलिंग भी तो होती है ना, फॉर्मेटिंग होती है। मैं उसमें लिख दूँ कि मुझे इतना बड़ा फ़ॉन्ट चाहिए तो वो इतना बड़ा फ़ॉन्ट दिखा देगा। लेकिन उसका नुकसान क्या है? हाँ नहीं, जैसा दिखेगा वैसा दिखा सकता हूँ मैं बिना H1 के, फॉर्मेटिंग के ज़रिए, कोड के ज़रिए। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपकी वेबसाइट को जब सर्च इंजन ढूंढेगा तो जहाँ जहाँ H टैग्स होंगे वहाँ पे वो उसको हेडिंग मान लेगा और आप गूगल में दिखाएगा उसको हेडिंग के तौर पे। उससे फ़ायदा होता है। और अगर आपने उसको H1 यूज़ ही नहीं किया, उसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपने अपना काम कर लिया, तो गूगल के समझ में नहीं आएगा कि इसमें हेडिंग कौन सी है और टेक्स्ट कौन सा है। उससे बहुत सारी जगह नुकसान होता है। तो एक चीज़ होती है काम करना और एक चीज़ होती है काम की गुड प्रैक्टिस। हर चीज़ में होती है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपने ये डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन आपने कोई इस तरीक़े से बना देगा, कोई उस तरीक़े से बना देगा, रिज़ल्ट यही आ जाएगा। लेकिन देखा ही जाएगा किसने गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करी हैं। हर लाइन की, हर चीज़ की अपनी गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी काम करने का तरीका होता है। तो आप वेब पेज पे जहाँ पर भी आपको हेडिंग, सब हेडिंग दिखानी है तो 6 तो बहुत सारे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं पूरे पेज के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर। ज़्यादातर 3 हेडिंग, सब हेडिंग इस्तेमाल होती हैं, चौथी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन आपको तो 6 तक मौजूद है। ठीक है। तो आप जब भी हेडिंग्स बनाएं पैराग्राफ्स की, किसी भी चीज़ की, टेबल की, हर चीज़ की, उसको H से बनाने की कोशिश करें। ठीक है। ये कोड अगर हमने बहुत पहले लिखा होता, 10-15 साल पहले, तो यहाँ ये इस तरह एग्जीक्यूट नहीं होता शायद, क्योंकि अभी ब्राउज़र जो हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं। हम गलत कोड लिखते हैं तब भी वो सही दिखाने की कोशिश करता है। HTML फाइल बनाने का ये तरीका नहीं है। मतलब कंटेंट का तरीका क्या है कि हम जब भी HTML में कुछ बनाने की कोशिश करें
कौन बताएगा? सबसे पहले हम HTML लिखेंगे। अच्छा, हम जो भी ये ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं इसको हम कहते हैं टैग। ये लफ्ज़ याद रखना, ये आखिर तक चलेगा। टैग्स होते हैं ये, टैग, HTML टैग। और ज़्यादातर टैग्स जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। क्लोजिंग का होता है, हाँ होता तो ये सेम ही है, लेकिन इसके बीच में हम आखिर यहाँ शुरू में स्लैश लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है यहाँ HTML का कोड शुरू हुआ है। इसके बावजूद भी अगर HTML का कोड आप इसके बाहर लिख देंगे, इसके बाद या उससे पहले, तो भी दिख जाएगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस नहीं है, और पेज वो कहलाएगा कि ये मेल फॉर्म्ड है, ये गलत तरीके से बना हुआ वो है। तो इसकी आदत डालेंगे आप HTML हमेशा, और एक आदत डालेंगे कि जब भी आप किसी चीज़ का ओपनिंग टैग लिखेंगे तो साथ साथ उसका क्लोजिंग ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर, बिना बीच का कुछ लिखे हुए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप बड़ा पेज बनाते हैं तो बहुत सारे क्लोज़ होने भूल जाता है आदमी, और ढूंढना मुश्किल होता है कि ये बंद कहाँ हुआ है। तो पहले दोनों लिखो। दूसरा, इसके साथ भी ऐसा ही है, और उसके बाद ये तो आप हर पेज में लिखेंगे बिना किसी एक्सेप्शन के। जो आपने टाइटल बताया वो टाइटल हेड के भी अंदर आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। और एक बात ये कि ब्राउज़र को इससे मतलब नहीं होता कि आपने कौन सा टैग कहाँ रखा है, और दूसरा टैग कितनी एंटर लाइनों के बाद रखा है, कितने स्पेस के बाद रखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे इसको बहुत आगे ले जाऊँ, बहुत सारे स्पेस दे दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको एंटर करके यहाँ लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो बस ये पढ़ना शुरू करता है, ये मिल गया, उसके बाद कंटेंट मिल गया, उसके बाद ये क्लोजिंग मिल गया, वो चला देगा। ठीक है, स्पेस और एंटर को वो इग्नोर कर देता है, आप जैसा चाहो लिख सकते हो। तो हम आमतौर से कैसे करते हैं, अब जैसे आपने हेड में टाइटल बताया था, तो मैं एंटर करूँगा, उसे और आगे बढ़ा के और जो टाइटल के अंदर लिखना होगा वो यहाँ लिख दूँगा। इससे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। ये चाहे आप PHP सीखें, जावा सीखें, C# सीखें, C सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें, कोई पाइथन सीखें, किसी भी लैंग्वेज को सीखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके कोड को रीडेबल बनाता है। क्योंकि ऐसा होता है, आपका लिखा हुआ कोड आपके फ्रेंड को भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, हमने कोडिंग की है, बहुत सारी फाइल्स बन गई हैं। अब या तो वो प्रोजेक्ट हमसे लेके किसी और को दे दिया गया, या हमने ही किसी और को आउटसोर्स कर दिया। अब उसे पढ़ना समझना भी तो होगा ना आपका कोड, और आपने कोई सी भी चीज़ कहीं भी लिखी होगी तो बड़ा मुश्किल है, कोड समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ना, पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर से आसान होता है नई बिल्डिंग खड़ी करना। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि उसको पढ़ने में आसानी रहे और हमें भी पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप एक कोड लिख देते हैं और एक प्रोग्राम बना देते हैं, 1 महीने बाद भी आप दोबारा उसको खोलेंगे तो आपको ये, आप भूल चुके होंगे मैंने ये वेरिएबल यहाँ बनाया था तो क्यों बनाया था। ठीक है, उसके लिए एक काम तो ये, दूसरा काम मैं जब बताऊंगा, अभी जब कमेंट पे आएंगे। तो इसका मतलब है कि HTML के अंदर सब कुछ है। HTML में 2 चीज़ें हैं, हेड और बॉडी, और हेड के अंदर एक चीज़ और है, टाइटल। या तरीका आसान है ना, इसको देखना समझना आसान है। इसका ध्यान रखना यूँ ज़रूरी है कि जब हम सबलाइन टेक्स्ट पे जाएंगे तो वही काम खुद कर देता है। आप एंटर करेंगे तो वो खुद आगे बढ़ा के लिख देगा।
लेकिन कई बार नहीं करता, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर जो आप हर अपनी HTML फाइल में फॉलो करेंगे। अब मैं वापस आ जाता हूँ जो मैंने लिखा था। मैंने हेडिंग लिखी थी अकील अहमद। सेव किया, रिफ्रेश किया, काम तो वही हुआ है ना जो पहले था, लेकिन अब कोड जो है मैक्सिमाइज कर लेना। मैक्सिमाइज देख रहे हैं। अब जो है काम सलीके से हुआ है, रिज़ल्ट वही आया है लेकिन काम सलीके से, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है। अब मैं आपको एक एक करके कुछ टैग्स बता देता हूँ, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको वो सारी चीज़ें आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। ये आपके सामने वेब पेज खुला हुआ है, तो चूंकि आपने फ़ोटोशॉप पे भी काम करा है, आपको पता है कैनवास है, कैनवास के ऊपर हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, वेब पेज में क्या, भाई ये खाली कागज़ आपके सामने है, तो अगर आपको एक वेब पेज बनाना हो तो आपको किस किस तरह की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इमेज डालनी पड़ सकती है। एक एक करके बताओ। ऐसे ही लाइन बाय लाइन। चलो इमेज देख लेते हैं पहले। ये एक फाइल है, किस एक्सटेंशन की, PNG। नाम क्या है इसका, यूट्यूब बैनर। तो शुरू में आप क्या करेंगे, जितनी इमेजेस आपको वेब पेज पे दिखानी है वो आप उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है। शुरू में ऐसा करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको ये बता दूंगा कि फ़ाइल कहीं भी रखी हो कैसे दिखाई जा सकती है, उसको पाथ देने का तरीका, जब आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन शुरू में आप यही करेंगे कि जो भी इमेज आपको चाहिए आप यहाँ ला के रख लो इसी फोल्डर में। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग के नीचे एक हेडिंग और आए, उसके नीचे इमेज। किसी को पता है इमेज का टैग क्या होता है, IM। इमेज का टैग असल में तो बस इतना ही होता है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है। तो ऐसा टैग जिसका अपना ही ओपनिंग है अपनी क्लोजिंग है, उसका तरीका ये होता है, आप देख लें कि वो स्लैश जो था ना हम लगा रहे थे, वो हम उसी में लगा देते हैं, उसी के आखिर में। अब ये इमेज तो टैग बन गया, लेकिन इमेज दिखाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है रिक्वायरमेंट, कि वो इमेज, उसका नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए SRC इज इक्वल टू, तो मैंने एक पहले टैग का लफ्ज़ आपको याद करा दिया था। जब किसी टैग के अंदर
कहीं भी स्पेस देकर कुछ भी ऐसे लिखा जाए उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इंग्लिश में एट्रीब्यूट कहते हैं प्रॉपर्टी, आपकी सिफत। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप अपने बारे में जो कुछ बताएंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस स्कूल से हो, आप कहाँ रहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये आपसे अलग तो हो नहीं सकते। तो हर टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब जैसे हमें इमेज दिखानी है तो इमेज का जो सोर्स बताना है वो तो उसका अपना एट्रीब्यूट है, उसके बगैर तो इमेज हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। उसका तरीका ये होता है, एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल का निशान और ये डबल कोट्स, इसके अंदर मैं नाम लिख दूंगा। .png लिखना ज़रूरी है, एक्सटेंशन बताना ज़रूरी है यहाँ पे। ये क्या हुआ? आ तो गई। क्यों? एक्चुअल में इमेज जितने साइज़ की, हर इमेज का एक साइज़ होता है। आपने अगर फ़ोटोशॉप पे काम किया है और कोई डिज़ाइन बना के इसको सेव किया है तो अगर नहीं पता तो ये पता होना चाहिए आपको कि आपने कितनी बड़ी इमेज आपको सेव करनी है। उसका डायमेंशन वहाँ देना होता है। आपने जो बनाया होता है ड्राइंग, उसका जो साइज़ होता है वो वहाँ शो करता है फ़ोटोशॉप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आप डिज़ाइन करते हो। ये इमेज का भी अपना एक साइज़ है। ओरिजिनल साइज़ कितना है? 4267 बाय 2400। चार 4267 बाय डायमेंशन की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी आपको वेबसाइट में, तो ये डायमेंशन पता होना चाहिए क्या होता है। कोई बताएगा? ये 2 नंबर क्यों हैं और 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्या चीज़ है ये? हम लेंथ ब्रेथ नहीं कहते इसको, विड्थ और हाइट कहते हैं। और अगर आपने मैथ्स पढ़ा है और उसमें ग्राफ पढ़ा है तो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई। 4267 पिक्सल्स मेरी इमेज जो है वो, उसकी लंबाई यानी उसकी जो विड्थ है वो 4267 पिक्सल ली हुई है अपने अंदर। पिक्सल्स, पिक्सल तो जानते हैं। और मैंने पिछली बार फर्स्ट ओरिएंटेशन मीटिंग में कॉरल और फोटोशॉप का डिफरेंस पूछा था। तो मेरी इमेज, अच्छा ये भाग इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है उसका भी जब स्क्रीन है तो डायमेंशन भी होगा। और जब हम फ़ोन ख़रीदते थे पहले तो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कौन कौन चेक करता है जब फ़ोन लेने से पहले? फ़ोन ख़रीदते हैं, फ़ोन ख़रीदने से पहले आप क्या क्या चेक करते हो? रैम, कैमरा, स्टोरेज और पिक्चर क्वालिटी कैसे मेजर करते हो? फ़ोन ख़रीदने से पहले कोई भी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ता जैसे पढ़नी चाहिए। और अब तो इस चीज़ की अहमियत कम हो गई है क्योंकि सभी फ़ोन्स जो हैं हाई रेजोल्यूशन वाले आ गए हैं। वरना पहले क्या होता था, फ़ोन ख़रीदने से पहले पढ़ना होता था कि ऐसे पिक्सल कितना है और ऐसे पिक्सल कितना है, और उस पर लिखा होता है पिक्सल डेंसिटी, क्योंकि 1000 पिक्सल यूँ और 2000 पिक्सल यूँ।
इतने बड़े टैबलेट के अंदर भी वही रेजोल्यूशन होगा तो मज़ा नहीं आएगा, छोटी स्क्रीन में उतना ही रेजोल्यूशन होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये कोई नहीं देखता। पिक्सल होते हैं, पिक्सल डेंसिटी होती है, उस पर जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास किस क्वालिटी का है वो होता है, सब चीज़ें होती हैं खैर। तो ये स्क्रीन है तो इसका रेजोल्यूशन भी होगा। मेरे कंप्यूटर का जो रेजोल्यूशन है वो असल में ये है। उस कोने से लेके इस कोने तक जो पिक्सल्स हैं 1920 हैं मेरे कंप्यूटर, मेरी स्क्रीन में, और वही स्क्रीन यहाँ शो हो रही है। और ऐसे 1080 हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट उसने दिखा दिया। आप अंदाज़ा करें ना, आधा पार्ट है तकरीबन 4200 में 1900, तकरीबन आधा हो गया ना, 2000-4000 के फ़र्क। तो आप देखेंगे तो आधी तस्वीर दिख रही है, आधी से भी कम। यहाँ तक तो दिख रही थी, और ऐसे ही नीचे। अब आपको ये सही दिखानी हो तो करेंगे क्या? साइज क्या करेंगे? कैसे? इमेज को बदल देंगे, साइज़ छोटी बनाएंगे इमेज, या यहाँ पे हम साइज़ कुछ करेंगे? दोनों ही काम हो सकते हैं। या तो जो इमेज आप दिखा रहे हो वो इमेज छोटी बना लो दोबारा से, और वो काम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ी इमेज बड़े हैवी होती है, छोटी इमेज हल्की होती है। और वेबसाइट पे जितनी कोशिश हो हल्की इमेजेस डालनी चाहिए, हो शार्प और क्लियर, लेकिन लाइट वेट हो, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो सिखाना वो नहीं है, मुझे सिखाना ये है IMG टैग था। IMG टैग का एक एट्रीब्यूट मैंने यूज़ कर लिया था SRC, अब एक दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ। कितने पिक्सल दूं? PX। विड्थ बताने की ज़रूरत है, हाइट ये खुद ठीक कर लेगा, क्योंकि इमेज को बिगड़ने नहीं देता, ठीक है। ये हाइट दे दो, विड्थ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दोनों दोगे तो ये ज़बरदस्ती दोनों चला देगा, इररेस्पेक्टिव के वो इमेज बिगड़ती है या नहीं बिगड़ती, वो कहेगा आप जानो। मैंने कहा जी विड्थ मुझे इतनी चाहिए और मुझे हाइट पहले इसने खुद हैंडल कर लिया था आस्पेक्ट को, अब इसने हमने कहा है तो, क्योंकि कोड आप जो लिखेंगे वो चलेगा, कंप्यूटर अपनी नहीं चलाता। अच्छा, यहाँ अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ तो क्या होगा? नहीं मिला कुछ। इसने एक आइकन दिखाया है 2 TB तस्वीर, मतलब मुझे मिली नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इमेज नहीं मिलती और ऐसा नज़र आता है, तो ये बुराई है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक एट्रीब्यूट और होता है, ऑल्ट। मतलब अगर इमेज नहीं मिल रही तो कुछ लिखा हुआ ही दिखा दो, लेकिन इस तरह का टूटा हुआ ना दिखाओ। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं,
इसने लिख दिया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक इमेज है जो इस काम की है। IMG टैग हो गया, आपको इसी की ज़रूरत है बस अभी। इमेज का नाम, उसकी विड्थ या हाइट आप छोड़ दो, विड्थ काफ़ी है, और ऑल्ट। और क्या चाहिए होता है? इमेज हो गया, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ चाहिए होता है। पैराग्राफ का टैग होता है, ओपनिंग भी रखो और क्लोजिंग भी रखो, और उसके बीच में टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं लिख दें। आ गया नीचे। अब आप चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट के बाद ये लेक्चर्स जो है ये अगली लाइन में आना चाहिए। तो दो रास्ते हैं, या तो आप कोडेंटाइजर यहाँ डेवलपमेंट के बाद, या तो आप इस पी को क्लोज कर दो, एक नया पी शुरू कर दो, तो वो 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। या एक लाइन होती है अगली लाइन डालने के लिए, आ गया नीचे BR टैग। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ताकि ये दिखे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस न्यू लाइन के बाद नई लाइन में आने से पहले एक लाइन दिखे, ये इसकी ज़रूरत होती है कई जगह। HR, दो सेक्शंस को अलग करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे टैग्स कौन से हैं जो सिंगल हैं? BR नई लाइन, और HR मैंने रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब एक लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जो डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा बोल्ड आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले और इसके बाद एक टैग लगाऊंगा B। बोल्ड हो गया। अगर मुझसे यहाँ टैग छूट जाए, ये क्लोजिंग भूल गया मैं, उसके बाद का सारा बोल्ड हो गया, ये होता है क्लोजिंग टैग छूटने का नतीजा। तो क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग साथ में लिखना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इटैलिक्स में आ जाएं। इटैलिक्स जानते हैं? तो सिंपल टैग्स हैं, मतलब वो आई लिखना है इससे पहले, इसके बाद क्लोजिंग। हो गया। इतना रखें आज। लाइट खोल दीजिए।